और सर आज हम लेने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा पॉइंट, है ना। आज के इस लेक्चर में सर हम शुरू करेंगे या मतलब पढ़ेंगे अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स के डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। ये डीएनए गया तो बेटा ये यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा गड्ढा बचा अंदर की तरफ, दिस इज माइनर ग्रूव, और इस साइड ये जो आ गया मेजर ग्रूव। ये डीएनए के हेलिक्स की वजह से ये वाली पोजीशन बनी है। आप डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन हटा दो, जो एक कंकाल जैसा बनेगा उसे स्कैफोल्ड कहते हैं। अगर बायोलॉजी की भाषा में पूछा जाए कि भगवान कौन है तो डीएनए भगवान है। यहां पर ये जो कंडेंसिन 2 है, कंडेंसिन 2 के सेंटर में कंडेंसिन 1 रहती है, रॉड के अंदर एक और रॉड है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं अमित सर बुगैम्बो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। पेन किलर सीरीज इस सीरीज का नाम है। और सर आज हम लेने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा पॉइंट, है ना। आज के इस लेक्चर में सर हम शुरू करेंगे या मतलब पढ़ेंगे अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स के डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। जैसा कि आप सब बच्चे जानते ही हैं कि जो सीरीज है पेन किलर सीरीज, ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त है। और इस वीडियो के जो लेक्चर्स हैं, मतलब इस लेक्चर के जो नोट्स हैं, वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और ऐप का सर जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, है ना। या यूं कहें कि ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यू सर एक, आप सभी जानते ही हैं, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। पीडब्ल्यू से भारतवर्ष के करोड़ों छात्र छात्राएं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने प्रतिष्ठित एग्जाम जैसे कि नीट, जेई और भी बहुत नेशनल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लासेज में हमने जो है जेनेटिक्स के कुछ गूढ़ रहस्य जाने थे। जैसे कि आप जानते हैं ये सीरीज जो है वो बेसिकली उन बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी कर चुके हैं, टॉप 5% में आना चाहते हैं, टॉप 1% में आना चाहते हैं, सिंगल या डबल डिजिट रैंक में आना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए सीरीज है ना सर। अगर आपको आप रियली में ये एक फिल्टर है, इस तरह से मान के चलिए कि एक टेस्ट मनी है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप टॉप बच्चों में हैं। अदरवाइज सर गो टू, है ना, टुल्लू हैं आप, बिल्कुल सीधी सी बात है। ओके, तो सर ये मेरे बारे में है बुगैम्बो। -180 से लेकर 720 तक के लगभग हर बच्चों को पढ़ा दिया है। बेसिकली मैं ओलंपियाड से डील करता हूं। ओलंपियाड में, सीनियर ओलंपियाड में काफी सारे बच्चों को हम मेडल वेडल दिलवा चुके हैं। 13+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। ये आपका दोस्त है पीटर। जैसा कि मैं बोलता हूं कि सेरेब्रम शुड बी अबव योर इमोशंस। पढ़ाई जो है सर 20% काम आती है, बाकी का 80% आपका एटीट्यूड काम में आता है कि आप एडवर्स कंडीशन में कैसे खुद को शांत रखते हैं, जब सवाल टफ आए तो कैसे खुद को कूल रख के, प्रेजेंट को बचा के, समय को बचा के एक एक सवाल आप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, बिना अफेक्ट हुए, बिना निगेटिवली अफेक्ट हुए आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बजाय इसके कि जो स्पिल आउट हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, इमोशंस में भर के पढ़ के आप पॉजिटिवली टाइम को यूज करते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। ओके, तो वो चीज आपको जो है सक्सेसफुल बनाती है। ओके दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट्स के अंदर। देखो सर, डीएनए की जो पैकेजिंग है यूकैरियोट्स के अंदर वो क्यों जरूरी है। हम अगर बात करें इन वन डिप्लॉयड ह्यूमन सेल, सर जो टोटल ना 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो उन 46 क्रोमोजोम में जो टोटल डीएनए है, जो टोटल डीएनए है, याद रखिएगा, जो डीएनए हम यहां पर लेने वाले हैं दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का। और दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज लगभग 0.34 नैनोमीटर, इतनी होती है। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो होती है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो बेटा ये लगभग 2.24 ऐसे कुछ आती है, 2.2 मीटर के आसपास आती है ये। या सर याद रखिएगा 2.2 मीटर का एक सिंगल थ्रेड नहीं होता है,
2.2 मीटर का एक ऐसा नहीं है कि एक सिंगल थ्रेड है ना, जो 46 क्रोमोसोम हैं, तो छोटे छोटे 46 थ्रेड हैं, जैसे मान के चलिए ऐसे ऐसे ये मान लीजिए थ्रेड हैं, ऐसे ऐसे टोटल 46 थ्रेड हैं जो कि 23 पेयर की फॉर्म में हैं। तो उनकी टोटल लेंथ अगर हम निकालें, एंड टू एंड उन 46 डीएनए की लेंथ अगर टोटल निकाले, तब वो 2.2 मीटर के आसपास आती है। यानी कि दिस 2.2 मीटर डीएनए, लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए इज डिवाइडेड इनटू 23 पेयर्स, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स। और सर जब हम क्रोमोसोम्स को, अब क्रोमोसोम ना मेटाफेज में ही देखे जा सकते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल में तो देखे ही नहीं जा सकते। ओके, तो जब मेटाफेज में हम उनको साइज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है उसे क्रोमोसोम नंबर 1 कह देते हैं, देन 2 3 4 5 6 ऐसे। क्योंकि सेल के अंदर टैग नहीं लगा हुआ है, क्रोमोसोम अपने ऊपर टैग लगा के नहीं घूम रहा है कि देखो भाई मैं क्रोमोसोम नंबर 1 हूं, मैं क्रोमोसोम नंबर 21 हूं, मैं क्रोमोसोम नंबर एक्स हूं ना। जब साइंटिस्टों ने सारे क्रोमोसोम को, मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम देखे जाते हैं, उनको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम था उसे नंबर 1 दिया गया, देन 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर दे दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बेटा जो 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम हैं, उनके अंदर जो डीएनए है उसकी टोटल लेंथ 2.2 मीटर है। ओके, अब सर ये जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, दिस डीएनए, ये सर एक न्यूक्लियस के अंदर रखा रहता है, और उस न्यूक्लियस का डायमीटर होता है इनसाइड ए न्यूक्लियस ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर डायामीटर। अब फ्यू में भी तुम ज्यादा लगा लो यार, 5 लगा लो, 5 माइक्रोमीटर का होगा न्यूक्लियस, है ना, अपनी ह्यूमन सेल का। बहुत हुआ तो 10 माइक्रोमीटर का हो सकता है, क्योंकि एवरेज जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, जो 10 to 20 माइक्रोमीटर दिया गया है ना, हम पढ़ते हैं, जो कि सही भी है। तो सर उस हिसाब से न्यूक्लियस का साइज जो आएगा बेटा वो कुछ 5-1 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा, 4 to 5 3 to 4 डिपेंडिंग ऑन द टोटल सेल साइज। इसलिए मैंने यहां फ्यू माइक्रोमीटर लिख दिया है। ओके, ये तो अब सोचो इतने छोटे से बॉल के अंदर एक न्यूक्लियस, एक स्फीयर है, एक छोटे से स्फीयर के अंदर सर इतना लंबा डीएनए या थ्रेड कैसे रखा जाएगा? तो कैसे रखा जाएगा इसी को समझने के लिए ये वाला हमारा पॉइंट है। बेसिकली हम यूकैरियोट में डील करेंगे, थोड़ा सा मैं प्रोकैरियोट का भी बता दूंगा। ऐसे ही अगर हम इकोलाई की बात करें तो बेटा इकोलाई के अंदर कुछ 1.36 mm लंबा डीएनए आता है, जो कि 2 से 3 माइक्रोमीटर के इकोलाई में रखा रहता है। तो पैकेजिंग तो वहां भी होती है। पैकेजिंग का मतलब आप ऐसे ही मान के चलिए जैसे कि जो बहुत लंबा पतंग उड़ाने का डोरा होता है, 2-3 किलोमीटर लंबा हो सकता है ना, ज्यादा भी हो सकता है। मैंने एक्चुअल में पर्सनली इतनी ज्यादा पतंगे नहीं उड़ाई हैं। तो वो डोरा आप सोचिए छोटी सी चरखी पर अपन ऐसे लपेट के रखते हैं या ऐसे ऐसे हाथ पे करके रखते हैं, तो वो बेसिकली कंडेंसेशन हो रहा है। और कंडेंसेशन सर ऐसे नहीं है कि तुम ऐसे पतंग उड़ाई और डोरा तुम्हारा यहां फैल गया सारे में, आप उसको ऐसे ऐसे समेटे और एक बैग में डाल दिए, पता चला अगली बार जब आप डोरा निकाल रहे हो तो डोरा उधड़ गया है और वो किसी काम का ही नहीं रहा है, पतंग उड़ाने के काम का ही नहीं रहा। तो यहां यह भी बात ध्यान रखनी है कि इतना लंबा जो डीएनए है, जो थ्रेड है, जो डोरा है, वो इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर अच्छे तरीके से सलीके से रखा जाए और जरूरत पड़ने पर काम भी आ जाए, यह भी ध्यान में रखना है। तो जैसे अपन लाते हैं ना प्लास्टिक की या लकड़ी की चरखी और उस पर थ्रेड को लपेटते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का एक और मतलब होता है कि किसी भी बड़ी सी चीज को छोटी जगह में ठूस ठूस के भर के रख देना, उसको भी हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि यूकैरियोट में कंडेंसेशन कैसे होता है। देखिएगा सर, देखो ये डीएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये एटीपी का मॉलिक्यूल है ना, आप यहां पर देख सकते हो ये एटीपी है, तो ये जरूरत पड़ने पे हम इसका यूज कर लेंगे। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, ये आज मैं ये सब नहीं लेने वाला हूं, बट जस्ट रेफरेंस के लिए मैं इसको
आपके लिए लेके आया हूं कि देखो भाई, जैसे ये सुगर फेस फॉस्फेट बैकबोन होती है, और ये हमारे एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये मतलब हमारे क्या रहते हैं, नाइट्रोजन के बेस रहते हैं। ओके, ये नाइट्रोजन बेस पेयरिंग है, ये कहीं ना कहीं हमारे काम आएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एडेनिन और थाइमीन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बराबर होते हैं और डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और आपस में बराबर होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। ये सर डबल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप इसको कह सकते हो, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप इसको कह सकते हो, है ना भी, बेस पेयर आप इसको कह सकते हो, डबल स्ट्रैंडेड बेस पेयर है। ठीक है, जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। आज हमारा मेन फोकस ये नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो 3 to 5 है और ये भी 3 to 5 है, तो ये एंटी पैरेलल है और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट, ये सर डबल हेलिक्स बी डीएनए की फॉर्म है, और इसी डीएनए को कैसे कॉम्पैक्ट करके रखना है यही हम पढ़ने वाले हैं। ये चारगाफ का रूल है कि एडेनिन थाइमिन के बराबर और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। ये थोड़ा सा बस इलिजेंट एक डायग्राम है, सुंदर डायग्राम है। जैसे ये राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए मतलब ये होता है बेटा कि आप अपना राइट हैंड लो और जिधर ये फिंगर जा रही हैं उस तरफ आप थंब घुमाओ, तो ऐसे अगर लूप लेके डीएनए बनेगा तो वो राइट हैंडेड कहलाएगा। और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड लेते हैं और लेफ्ट हैंड की फिंगर जिधर जा रही हैं उस तरफ अपना हैंड आप घुमाते हैं तो ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहलाता है। जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए था। बी फॉर्म ऑफ डीएनए का मतलब होता है बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये राइट हैंडेड डीएनए था। इसका मतलब ये कि इसमें जो हेलिक्स बनता है ऐसे घूमने की वजह से, जैसे सीढ़ी घूम रही हो एक ही पोल के चारों तरफ, तो वो इस डायरेक्शन में घूमेगी कि आप अपना राइट हैंड लो, फिंगर जिधर जाती हैं उस तरफ थंब घुमाओ, तो ये ऐसे घूमता है। तो इसमें थोड़ा अच्छे से दिखाया हुआ है कि देखो ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है ना भाई, दिस इज सुगर फॉस्फेट बैकबोन। हमारा आज का टॉपिक मेनली ये नहीं है, नहीं तो इसको भी हम लेते। और बेटा ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन में ये आप देख सकते हो, ये सुगर है, ये फॉस्फेट है, सुगर है, फॉस्फेट है, सुगर है, फॉस्फेट है। ठीक, और ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है बीच में, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमीन, एडेनिन आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन और थाइमीन जैसे कि आप जानते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। ग्वानिन और साइटोसिन जो है जैसा कि आप जानते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो आप ठुल्लू हैं। ओके, या ये सीरीज आपके लिए नहीं है सर। ये है बीडीएनए। ये और भी एक शानदार सा डायग्राम है। जब ये ऐसे लूप बनता है, बात समझिएगा ध्यान से, जब ये ऐसे लूप बनता है तो बेटा एक बनती है माइनर ग्रुप और एक बनती है मेजर ग्रुप। एक बनती है माइनर ग्रुप और एक बनती है मेजर ग्रुप। ठीक है ना। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये बना हुआ है बड़ा सिंपल सा। तो देखो एक ये ग्रुप बन रही है, ये है माइनर ग्रुप, और एक ये वाली ग्रुप बन रही है। ये देखो ये यहां से यहां तक इस बार अंदर तक चला गया इसे करके, तो ये मेजर ग्रुप है और ये माइनर ग्रुप है। ये इधर माइनर ग्रुप है और ये मेजर ग्रुप है। ये मेजर ग्रुप ही हिस्टोन से अटैच होने में काम आती है। जब हम पढ़ेंगे ना पैकिंग तब इसका यूज होगा। तो बेटा आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर, दिस इज मेजर ग्रुप। मेजर मतलब बड़ा, ग्रुप मतलब एक तरह से गड्ढा। मेजर ग्रुप, दिस इज माइनर ग्रुप, दिस इज मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप की साइड से ही क्या होता है, डीएनए में प्रोटीन जुड़ती है। दिस इज मेजर ग्रुप, ये मेजर ग्रुप है। दिस इज माइनर ग्रुप। ओके, यस। तो ये ग्रुप बन रही है। मैं अगर आपको एक बना के दिखाऊं तो आई वुड लाइक टू ट्राई माई लेवल बेस्ट। जैसे ये डीएनए गया,
तो बेटा ये यहां पर आप देख सकते हो, है ना, ये जो बना है ये दिस इज माइनर ग्रूव, है ना, ये तो क्योंकि थोड़ा गड्ढा बचा है अंदर की तरफ, दिस इज माइनर ग्रूव, और इस साइड ये जो आ गया मेजर ग्रूव। ये डीएनए के हेलिक्स की वजह से ये वाली पोजीशन बनी है। ये वाला कौन सा आ जाएगा, मेजर ग्रूव, और ये कौन सा आ जाएगा, माइनर ग्रूव। ये आ जाएगा आपका माइनर ग्रूव, दिस विल बी माइनर ग्रूव। ठीक, मेजर ग्रूव साइड से हिस्टोन प्रोटीन उस पर चिपकते हैं, मेजर ग्रूव साइड से। एट दिस साइड डीएनए बाइंड्स विद हिस्टोन या हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन्स, इस साइड से वो हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, बाइंड करता है। अब देखिए सर, ध्यान से सुनिएगा, ये हम बात किए हैं हिस्टोन प्रोटीन की, अगर हम बात करिए तो ऑब्वियस सी बात है यूकैरियोट्स की बात किए हैं। चलिए सर, ये बेटा बीडीएनए के फीचर हैं जो कि आप आई होप जानते होंगे कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, एटीजीसी रूल फॉलो होता है, रफली 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। ठीक है, अभी हम फोकस करते हैं इस पे। देखो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स में, देखो यूकैरियोट्स की बात करें तो इन इकोलाई जो कि 2 to 3 माइक्रोमीटर की लेंथ का होता है, क्योंकि इकोलाई एक बैसिलस बैक्टीरिया है, इसके अंदर होते हैं आपके पास 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, जिसकी लेंथ अगर हम निकालें तो रफली 1.36 मिलीमीटर के आसपास आएगी, या जो भी आएगी, है ना, नियर अबाउट, है ना, इतना शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप जो है उसको करेक्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो सर देखो यहां पर तो नो हिस्टोन प्रोटीन, यहां हिस्टोन प्रोटीन नाम की चीज नहीं आएगी, यहां पर क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे, है ना भाई, यहां पर क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे। यहां सर आपको पता है कि न्यूक्लियोइड नाम की स्ट्रक्चर बनती है। सिंपली अगर उस न्यूक्लियोइड में आप अगर देखोगे तो बेटा इस तरह के लूप आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये ट्विस्टेड लूप ऑफ डीएनए आपको मिल जाएंगे, और ये प्रोटीन से जुड़े हुए रहेंगे, जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी। कैसी प्रोटीन होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी। ये एक लाइज्ड बैक्टीरिया दिखाया गया है, ये एक लाइज्ड बैक्टीरिया का डायग्राम है कि अगर एक बैक्टीरिया की लाइसिस कर दी जाए तो इस तरह से लूप बाहर दिखाई देंगे डीएनए के, और ये जो लूप है डीएनए के वो बेसिकली ऐसे हैं। तो इसी से मतलब प्रोक्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड बन जाएगा। यहां क्लियर मतलब डीएनए क्लियर क्रोमोसोम नहीं बनेगा, यहां सिर्फ क्या बनेगा, लूज न्यूक्लियोइड बनेगा, लूज न्यूक्लियोइड बनेगा बस। तो इस पे अब ज्यादा बात करना नहीं। अब आते सर यूकैरियोट के अंदर। ठीक सर, यूकैरियोट के अंदर जब हम आते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, तो सर देखो ध्यान से सुनिएगा, पहले एक शब्द बता दें, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, ये क्या है ये अभी पता चलेगा। देखो डीएनए जो है सर, डीएनए बॉस है, और बॉस भाई साहब अपने नौकरों चाकरों के साथ ही रहता है ना, तो प्रोटीन उसकी हेल्प में लगी रहती है। डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अंदर, बात सर वाह, बहुत बड़ी बात बता दिया। डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर उसकी सेवा में सर जो प्रोटीन एकदम नगद उसके बगल में प्रेजेंट होती हैं, उससे अटैच प्रेजेंट रहती हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका यह है कि सर जितनी भी इस पूरी बॉडी की, इस पूरे दुनिया जहान की प्रोटीन्स हैं, उन सारी प्रोटीन्स को आप
पीएच के हिसाब से देखोगे तो एसिडिक, न्यूट्रल, एल्केलाइन ऐसे डिवाइड कर सकते हो, है ना सर। एंजाइमेटिक, स्ट्रक्चरल ऐसे डिवाइड कर सकते हो। 11th क्लास की बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में दिया हुआ एक टेबल दी हुई है पूरी, प्रोटीन को फंक्शंस के हिसाब से किया जा सकता है। ऐसे ही एक तरीका ये भी है सर प्रोटीन को क्लासिफाई करने का कि हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जैसे यहां पर मैंने लिखा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्या लिखा हुआ है, नो हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि ओनली नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो जैसे सर अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी प्रोटीन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो सर जिसको कि आप हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल सकते हो, बोथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड हेयर ऑल्सो, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि जो प्रोटीन डीएनए के डायरेक्ट कांटेक्ट में उनको हम हिस्टोन कह रहे हैं और बाकी सबको नॉन हिस्टोन कह रहे हैं। अगर यह बोला जाए कि सलाइवा में पाया जाने वाला जो टाइलिन एंजाइम है सर वो एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, तो यह बात गलत नहीं होगी, यह बिल्कुल सही बात है। हमारी बॉडी में मसल्स में जो प्रोटीन पाई जाती है, ट्रिप्सिन, सॉरी ट्रिप्सिन कह रहा हूं, ट्रोपोनिन, मायोसिन, कौन कौन सी रहती है, एक्टिन, मायोसिन, अगर मैं उन्हें नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहूं तो सर वो गलत नहीं होगा, ठीक है। या तो जो प्रोटीन डीएनए की एकदम खिदमत में हाजिर रहती है, तुरंत उसके पास में रहती है यूकैरियोट्स के अंदर, सर उन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और उसके अलावा बाकी दुनिया जहान की प्रोटीन कहलाती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स की जो तबीयत है, जो मतलब उसका फीचर है, वो एल्केलाइन होना है, उसे एल्केलाइन ही होना पड़ेगा, क्योंकि सर एसिडिक डीएनए के चारों तरफ या एसिडिक डीएनए को उनके चारों तरफ लिपटना है, तो दे हैव टू बी एल्केलाइन। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बेटा ये कुछ भी हो सकती हैं, मेनली एसिडिक होती हैं, मेनली एसिडिक होती है, ठीक। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन बेटा अगर मैं आपसे बताऊं कि हिस्टोन प्रोटीन्स एल्केलाइन क्यों हैं, तो एक तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, प्लस वो लाइसीन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड रिच हैं। आप सर बायोमॉलिक्यूल में जो कि अक्सर जूलॉजी में पढ़ाया जाता है, उसमें आपने पढ़ा होगा अमीनो एसिड्स के बारे में, इवन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एल्केलाइन अमीनो एसिड, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं इनमें, ऐसा नहीं कि बाकी के नहीं होते, बाकी के भी अमीनो एसिड होते हैं, बट ये दोनों एल्केलाइन अमीनो एसिड लगभग 25 से 30% तक इस हिस्टोन प्रोटीन का बनाते हैं। आगे से हम हिस्टोन प्रोटीन को एचपी लिखेंगे और नॉन हिस्टोन प्रोटीन को एनएचपी लिखेंगे, ठीक है। तो सर लाइसिन और आर्जिनिन की स्ट्रक्चर समझिए, अगर आपको नहीं आती है तो सॉरी दोस्त, यू आर नॉट अंडर द टॉप 5% ऑफ द नीट एस्पायरेंट्स, है ना। बस सर कड़वा है पर सच है, आप भीड़ का हिस्सा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आर्जिनिन और लाइसिन की स्ट्रक्चर आती है तो कमेंट करके बताइए, और मुबारक हो सर आपको आर्जिनिन और लाइसिन की स्ट्रक्चर आती है, ठीक। अब सर हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं आर ऑफ 5 टाइप्स। बेटा 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और वो जो 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, दे आर, देखिए सर कौन कौन से हैं, उनको नाम दिया गया है H1 हिस्टोन, H2A, H2B, H3 एंड H4।
बेटा ये वाले जो लास्ट वाले चारों हैं, दीज फोर आर न्यूक्लियोसोम कोर या बीड प्रोटीन, एंड दिस इज लिंकर डीएनए प्रोटीन, लिंकर डीएनए हिस्टोन। सर मैं आपको प्रूफ करूंगा कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन वन न्यूक्लियोसोम। अब सर समझते रहिएगा आप, सर ये क्या ही लिख दिए तुम, ये तो सर बवाल पैदा कर देगा मार्केट में। बोला करने दो बवाल पैदा, हम तो हकीकत पढ़ाएंगे। ठीक, H1 हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या है सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है सर? बेसिकली क्रोमेटिन एक शब्द है बेटा, क्रोमेटिन, है ना। क्रोमेटिन इज न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सर न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स तो वायरस भी होता है, उसमें प्रोटीन का कोड होता है और अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए होता है, तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या उसे क्रोमेटिन कहेंगे? आंसर आएगा नो। सर न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स तो आरएनए भी होता है, सॉरी आरएनए कह रहे, राइबोसोम भी होता है। क्या राइबोसोम को हम क्रोमेटिन कहेंगे? आंसर आएगा नो। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर वायरस ऑल्सो, ऐसे लिखते हैं, है ना। सुनिएगा सर, viruses and ribosomes are also nucleoprotein complex, nucleoprotein complex, so they can be called as chromatin, so can be call them chromatin। बोलो, टॉप 5% में जो बच्चे आते हैं, मतलब मैं क्यों कहता हूं बार बार टॉप 5%? सर 25 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा, पिछली साल दिया था, अगली साल शायद 30 लाख दे दे कोई बंडर थोड़ी ना। और सीटें कितनी है सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की? मुश्किल से 1 लाख होंगी, बहुत हुआ 1.5 लाख मान लो, तो 30 लाख का 1.5 लाख निकालो, कितने परसेंट बैठता है? 5% बैठता है सर। तो ये सीरीज 5% टॉप 5% वालों के लिए है। अगर आपको सीरीज समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, आप टॉप 5% में आते हैं, अदरवाइज यू आर द पार्ट ऑफ द भीड़। ओके, या सो बताओ, viruses and ribosomes are also nucleoprotein complex, so can we call them chromatin? सर आंसर आएगा बिग नो। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सर बिग नो। तो सर विच टाइप ऑफ क्रोमेटिन विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स? देन विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स? सर राइबोसोम भी तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का ही पार्ट है। सुनिएगा सर, देन सुनिएगा बेटा, जिसमें डीएनए हो, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए वाला न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन वाला हिस्टोन प्रोटीन असेंशियली शुड बी देयर। ये असेंशियली प्रेजेंट होने चाहिए, ये प्रेजेंट होने चाहिए। सर आरएनए और नॉन हिस्टोन हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे, परंतु आरएनए प्लस हिस्टोन क्रोमेटिन नो, डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन नो,
डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन नो, आरएनए प्लस हिस्टोन नो, या दिस इज द पॉइंट, ये होना चाहिए, ये दोनों का होना जरूरी है। Their presence is must, although chromatin may also contain RNA and non-histone protein. Okay, RNA and non-histone protein उसमें हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा एट हायर लेवल, एट हायर लेवल। अब सर ये हायर लेवल क्या है, समझ में आएगा, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑल टुगेदर फॉर्म क्रोमेटिन, बट ये दो का होना असेंशियल है, ये दो होने चाहिए, ठीक। अब सुनिए सर, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डायग्राम है ये बड़ा फेमस डायग्राम है एनसीईआरटी का, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, डीएनए, ये H1 हिस्टोन लिखा हुआ है इसमें, इधर हिस्टोन ऑक्टामर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है न्यूक्लियोसोम। दिस इज लिटिल बिट रॉन्ग, ये लिटिल बिट रॉन्ग है, बिकॉज H1 is not part of nucleosome, is not part of nucleosome. ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है, H1 न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। मजा नहीं आया सर, यहां इसको लिखने में, दोबारा लिखते हैं, H1 हिस्टोन is not part of nucleosome, परंतु सर ये तो यहां लेबल किया हुआ है, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम, यस, व्हाट कैन बी डू, हिस्टोन H1 इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम। देखिएगा, प्रूफ करिएगा, सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, ये वाले न्यूक्लियोसोम बीड हैं, है ना, ये जो मैंने लिखा है, बीड क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा आपको। ये जो H2, H2B, H3, H4 ये है, ये इनके दो मतलब यूनिट आएगी, यानी कि 2H2A हिस्टोन, 2H2B हिस्टोन, 2H3 हिस्टोन और 2H4 हिस्टोन, तो टोटल 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी कि टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगी, तो वो बनेगा हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है ना भाई। हाँ, तो ये जो है ये टुगेदर फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर, ये मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ओके, या, और उसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है। तो माय डियर फ्रेंड, H2A, H2B, H3 and H4, they all are divided, multiply by 2, together form, क्या बना रहे हैं सर, हिस्टोन ऑक्टामर, टुगेदर फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर, और जिसके चारों तरफ डीएनए लेता है 2.25 टर्न, 2:3/4, लगभग 145 to 147 न्यूक्लियोटाइड आ जाते उसमें, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर अराउंड विच DNA is wrapped for 1:3/4 टर्न, कुछ किताबों में 1:2/3 भी लिखा होता है ना सर। और इस सब में सर वो ले लेता है, इसको सही से अगर मैं लिखूं 1.75 टन्स, और इसमें आ जाते सर रफली 145 to 140, 146 टू ऐसे करके दिया होता, मतलब
थोड़ा वेरी भी करता भाई। अब एक एक सर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस आप देख लो यार कितनी है, एंगस्ट्रॉम में है, तो एक दो ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे जिस बुक से मैंने ये रिसोर्स लिया है देखो उसमें भी 147 यहां दिया है, और सर दिस हाँ 147 मतलब वही 146 टू 147 दिया रहता है। ओके या सो दिस इज द ट्रू एंड 147 देखो यहां 145 टू 147 है, तो ये रेंज है। मतलब जो डीएनए है, डीएनए जो रैप होगा वो सर इतने न्यूक्लियोटाइड का रैप होगा। किसके चारों तरफ? हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ। तो मैं इसी को स्टैंडर्ड मान लेता हूं 145 टू 147 बेस पेयर, इतना रैप होगा। ठीक, और सर रैप होके जो बनेगी स्ट्रक्चर उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम बीड, नॉट न्यूक्लियोसोम। उसे न्यूक्लियोसोम नहीं कहते हैं, पर आसान भाषा में समझने के लिए हम उसे न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं। जैसे अब मैं अगर यहां पर बनाऊं तो H2A और बेटा एक मैंने लिख दिया H2B, ठीक, एंड दिस इज H2A। जस्ट मैं एट रैंडम ऐसे लिख रहा हूं H2B, एंड माय डियर फ्रेंड सपोज दिस इज H3 एंड सपोज दिस इज ऑल्सो H3 एंड सपोज कीजिए हम ले लेते हैं एक ये वाला, और सर एक ये हमारा हो गया H4, ये मान लीजिए हमारा हो गया H4, ठीक है ना। तो सर ये एक ऑक्टामर बन गया है, हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, ठीक है। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। और सर हिस्टोन ऑक्टामर क्या बनाएगा? सर कोर मटेरियल बनाएगा, कोर पार्टिकल बनाएगा। किसका? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। मैंने किया सर इसको कॉपी, आप इसमें देख सकते हो 8 हिस्टोन है, ठीक है, और बेटा मैंने इसको किया कंडेंस। आ जाओ भाई, मैंने इसको क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया। ये एक हिस्टोन ऑक्टामर मेरे पास आ गया। कहां भाग रहा भाई? ये बेटा एक हिस्टोन ऑक्टामर मेरे पास आ गया। अब ये तो जाम हो गया, क्या हो भाई? कैसे नाराज हो गया? हाँ आ रहा है, आ रहा है। ये बेटा एक हिस्टोन ऑक्टामर है, कुछ तो हुआ है। इसको मारते डिलीट, इसको करते वापस से कॉपी। आ जाओ, ये आ गया। तो बेटा ये हिस्टोन ऑक्टामर है जिसको मैंने फिलहाल कर लिया है छोटा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं जादू। ठीक, ये सर ये आ गया हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, आ गया भाई, है ना। अब ऐसे ऐसे हिस्टोन ऑक्टामर हैं। अब इसके चारों तरफ सर डीएनए रैप होगा। क्या होगा? डीएनए रैप होगा। और जब इसके चारों तरफ देखो डीएनए जब रैप होगा तो सर वो 2/3/4 टर्न ऐसे लेगा। जैसे मान लो ये जो फिस्ट है ये ऑक्टामर है भाई, यहां नीचे हाथ नहीं है मान लो, अब देखो काट के तो नहीं रख सकता मैं अलग। तो सर इस पे जब डीएनए रैप होगा तो ऐसे रैप होगा 3D में। तो आप समझना, एक रैप मान लो नीचे से होते हुए फिर ऐसे स्पाइरल में आएगा। कैसे आएगा? स्पाइरल में आएगा। हाँ सर, इसका जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर वो होता है सर, मैं अगर आपको बताऊं ऑक्टामर का डायमीटर सर वो 6 नैनोमीटर के आसपास होता है। 6 नैनोमीटर। कितना होता है सर? 6 नैनोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है सर वो होता है 6 नैनोमीटर का। अब इस 6 नैनोमीटर का ये है, अब इस पे डोरा लिपटा जाएगा, थ्रेड लिपटा जाएगा, है ना। अगर यहां पे सच में थ्रेड होता तो मैं आपको लपेट के दिखाता, बाई गॉड की कसम मजा ही आ जाना था फिर तो। ठीक है, कुछ तो मिला है, कुछ मिल गया है। लेट्स सी अगर ये काम करता है तो। देखो भाई, हमको ये मिल गई है एक डेटा केबल दोस्त। अब मान लो ये डेटा केबल है ना, ये जो फिस्ट है ये ऑक्टामर है। अब ये डीएनए अपना, ठीक है भाई, समझना। अब देखो ये डीएनए ऐसे यहां पर, ये मैंने एक तरफ इसको पकड़ लिया है, ठीक है। तो सर ये जो है यहां से शुरू हुआ
एक टर्न ले लिया, अब ये यहां पर आ रहा है, तो आप देख लो ये एक और एक दो लूप आपको दिखेंगे, ये और ये दो लूप दिखेंगे, सेम ये लूप ये यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली कैसे आ रहा है, पीछे से गुजर के आ रहा होगा, जैसे यहां से डीएनए शुरू किया, ये गया, ये पीछे से होता हुआ, ये यहां से आगे पीछे से होता हुआ इधर निकल गया, ये कुछ इस तरह से है, मान लो ऐसे, ये पकड़ने के लिए भाई मैंने इधर से पकड़ा हुआ है, तो ये 1:3/4 टन घूमेगा। अब सुनिए सर मजे की बात, जब ये मेरा जो ऑक्टामर है ये 6 नैनोमीटर का है, समझते रहिएगा, 6 नैनोमीटर का है, और डीएनए मेरा 2 नैनोमीटर का है, तो सर इस 6 नैनोमीटर पे सर 2 नैनोमीटर इधर ऐड हुआ डीएनए, और सर 2 नैनोमीटर इधर ऐड हुआ डीएनए, तो सर डायमीटर हो गया 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर डायमीटर। अब इसको कहेंगे न्यूक्लियोसोम बीड। तो न्यूक्लियोसोम बीड का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10 नैनोमीटर। देखो फिर से समझो, ये मान लो न्यूक्लियोसोम बीड है, इस पे जब डीएनए लिपटेगा तो सर 2 नैनोमीटर का डीएनए है, जब डीएनए इस पे लिपटेगा तो सर देखो 2 नैनोमीटर इधर से ऐड हुआ और 2 नैनोमीटर इधर ऐड हुआ, मतलब डायमीटर नाप रहे है ना। और ये इसने एक टर्न पूरा कर लिया, और अब इसने ये पूरा 1:3/4 टर्न पूरा करके अगर इधर निकल जाएगा, ठीक। तो ऐसे हिसाब चलने वाला है। तो सर न्यूक्लियोसोम का डायमीटर बता दो कितना आएगा, कमेंट करके, अगर दिमाग है तो सोचो। वैसे मैं बता चुका हूं, 2 + 2 और जुड़ जाएगा, 10 नैनोमीटर का डायमीटर आने वाला है, ठीक। तो सर देखो इस पे जो डीएनए रैप होगा, अब हम डीएनए ले लेते हैं, तो बेटा मैं तो ऐसे ही से रैप करके दिखाऊंगा। डीएनए ले लेते सर ये वाला, ये वाला नहीं, डीएनए ले लेते रेड कलर। तो सर देखो डीएनए यहां से आएगा और इस पे ऐसे रैप होके ये 1:3/4 टर्न, मैंने यहां पर देखने के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। तो सर ये हिस्टोन ऑक्टामर, अब देखो वापस से देखिएगा, ये एक टर्न पूरा किया, फिर ये दूसरे टर्न में, ये देखो एक टर्न पूरा किया, एक टर्न पूरा किया, ये हो गया, और दूसरे टर्न में ये यहां से ऐसे लीप कर गया, मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो सर ये जो बना, ये बना न्यूक्लियोसोम बीड, और बीच में बना लिंकर डीएनए। गेटिंग माय पॉइंट? यस, बीच में क्या बना, लिंकर डीएनए। देखो अब मैंने इसकी की कॉपी करके मैंने इसको लगाया इधर, हाँ ये, ठीक है। देखो सर, अब सुनिए सर न्यूक्लियोसोम कितने को कहते हैं। देखो सर, this this is known as न्यूक्लियोसोम बीड। इसको हम न्यूक्लियोसोम बीड कहते हैं। इसको किसको सर? सिर्फ इसको, सिर्फ इतने को न्यूक्लियोसोम बीड कहते हैं, सिर्फ इतने को न्यूक्लियोसोम बीड कहते हैं। ऑक्टामर प्लस रैप्ड डीएनए को बीड कहते हैं, न्यूक्लियोसोम बीड कहते हैं, न्यूक्लियोसोम बीड कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कोर कहते हैं। और ये बीच में है 2 नैनोमीटर का डीएनए, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। दिस इज व्हाट, लिंकर डीएनए, दिस इज लिंकर डीएनए, दिस इज लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, इन दोनों को मिला के 1 न्यूक्लियोसोम बनता है, जिसमें रफली 200 बेस पेयर आते हैं। लिंकर डीएनए में लगभग बचे हुए 100, मतलब सॉरी 55 to 54, जैसे 140, ये मैंने क्या बोला, 145 to 147, तो लिंकर डीएनए में बचे हुए लगा लो, ठीक है सर। लिंकर डीएनए में सर आपके आएंगे 53 to 55 बेस पेयर,
और बीड में कितने आएंगे? 145 टू 147 बेस पेयर, इतने आ जाएंगे। तो टोटल 200 आ जाना चाहिए भाई, बस इस चीज का ध्यान रखना। सर लिंकर डीएनए की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, न्यूक्लियोसोम बीड की लेंथ कांस्टेंट होती है। यस, लिंकर डीएनए में भी वेरिएबल है ना सर, ये बात मैं यहां लिख देता हूं। लिंकर डीएनए लेंथ may vary, but nucleosome bead length is constant in all eukaryotes. This is the proof, a big proof of evolution. Nucleosome bead DNA length is constant, nearly conserved in all eukaryotes. Okay, yeah. तो सर एक न्यूक्लियोसोम बीड और प्लस एक साइड का पूरा लिंकर डीएनए, इतने को हम एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से सर आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि सर हम आधा इधर से ले ले, आधा इधर से ले ले, आधा लिंकर डीएनए इधर का, आधा लिंकर डीएनए उधर का। तो बात कहीं ना कहीं वो भी ठीक ही है, परंतु सही मायनों में इसको ज्यादा ऑथेंटिक मान लिया गया है कि एक न्यूक्लियोसोम बीड प्लस एक साइड का लिंकर डीएनए, पूरा का पूरा लफड़ाई खत्म। तो उसे हम क्या कहते हैं? वन न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा सर, जस्ट सेकेंड। इसकी बनाई मैंने कॉपी, कॉपी बना के मैंने किया इसका सर्वनाश, खत्म। इसका भी किया सर्वनाश, इसको मैं ले आया इधर। ठीक है, तो सर देखो, इसको मैंने हटा दिया, ये है हमारे पास सर, ये न्यूक्लियोसोम बीड है। ठीक सर, ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये जो डायमीटर है न्यूक्लियोसोम बीड का, ये डायामीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम बीड वो कितना है? मतलब वो बेसिकली 10 to 11 नैनोमीटर मूव करता है। जैसे अगर टाइटली रिंग के अंदर है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग के अंदर है, तो 10 नैनोमीटर आएगा। और अगर आप अलग अलग कर दो न्यूक्लियोसोम बीड को, तो वो 11 नैनोमीटर, मतलब थोड़ा सा रस्सी के अंदर से एक गांठ काट के आपने अलग कर दी तो थोड़ी लूज हो जाती है। जैसे ये अभी बीड्स ऑन स्ट्रिंग हम आपको समझाने वाले हैं, तो यहां वो 10 नैनोमीटर है। तो ये मैं लिखता हूं यहां पर 10 नैनोमीटर। और सर लिंकर डीएनए कितना है? लिंकर डीएनए है 2 नैनोमीटर। तो सर आप ऐसे मान के चलिए कि जो लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए एक रस्सी है जिसपे 2 नैनोमीटर की रस्सी है, जिसपे 10 नैनोमीटर की गांठ पड़ी हुई है। दिस इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज। बीड यानी कि डीएनए ऑफ, ओ सॉरी, बीड मतलब ऑक्टामर और न्यूक्लियोसोम कोर ऑन स्ट्रिंग मतलब डीएनए। तो दिस इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज। गांठें पड़ी हुई हैं 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर की रस्सी पे 10 नैनोमीटर मोटी गांठ पड़ी हुई है ना भी, बीड पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है। ठीक, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज, दिस इज द पॉइंट।
तो बीड मतलब दिस 10 नैनोमीटर की बीड, और स्ट्रिंग मतलब डीएनए 2 नैनोमीटर की। ठीक सर, ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज है, दिस इज हाउ यू फाइंड क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस ऑफ ए नॉन डिवाइडिंग सेल। जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, उस समय आपको ऐसा ही डीएनए पड़ा हुआ दिखाई देगा, है ना। ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज है, जो सबसे शुरू में आई थी, ये प्रोफेज न्यूक्लियस की कहानी है, सॉरी इंटरफेज न्यूक्लियस की कहानी है, इंटरफेज न्यूक्लियस। ठीक, जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, ये तब की कहानी है। अब सुनिएगा सर, देखो या बात समझ में आई? इंडिविजुअल अगर मैं ये न्यूक्लियोसोम को अलग कर दूं निकाल के, तब वो 11 नैनोमीटर की आएगी, है ना। हाँ, ये मैं साइड में कहीं लिख देता हूं, नहीं तो शायद कुछ बुद्धिजीवी जो है वो ऑफेंड हो जाएं। देखो भाई, अगर मैं इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम को बीड को अलग कर दूं, तो वो होगी कितने की? 11 नैनोमीटर की, क्योंकि अभी उस पर एक तनाव है, रस्सी के अंदर है वो। इंडिविजुअल प्री न्यूक्लियोसोम बीड लगभग 11 नैनोमीटर की होती है, यहां पर वो 10 नैनोमीटर की ही होगी, याद रखिएगा। तो सर अब देखो, ये तो प्रोफेज में ही है, मतलब सॉरी, ये तो कौन सी स्टेज में है सर? ये तो है हमारा इंटरफेज में। ये जो हिसाब किताब है सर, बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्टेज वाला, सर ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग तो हमको कहां पर देखने को मिल रही है सर? ये तो हमको एक नॉन डिवाइडिंग सेल में देखने को मिल रही है, इंटरफेज में देखने को मिल रही है। ओके, जब एक सेल डिवाइड करती है, अब सर सुनिएगा कहानी, इससे आगे का कंडेंसेशन तभी होगा जब एक सेल डिवाइड करेगी। और वो जो आप पढ़ते हैं ना प्रोफेज की स्टार्टिंग, इट स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, तो वो इसी के डबलिंग हो रहे क्रोमेटिन से बनता है। ओके यस, ये बेटा एक उसका डायग्राम है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बुक से लिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम यहां लिखा हुआ है, जिसमें हिस्टोन कोर और प्लस लिंकर डीएनए दोनों आ गए हैं। तो न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू बीड या कोर प्लस लिंकर डीएनए। और आप यहां देख सकते हैं कहीं पर भी नो H1 इज देयर, कहीं पर भी कोई H1 प्रोटीन नहीं है। ओके या, तो ये तो जस्ट आपको मन बहलाने के लिए था। हाँ, अभी इसकी बात करते हैं। देखो भाई, बियॉन्ड बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बियॉन्ड बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज, फर्दर क्रोमेटिन कंडेंसेशन takes place only when a cell is dividing, a cell is dividing and it starts with प्रोफेज, या कह लीजिए प्रोफेज ही हम तब से मानना शुरू करते हैं जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता। इट इज द मार्क ऑफ बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज। सर प्रोफेज में वो सब कुछ होता जो आप पढ़ते हो ना, आप क्या पढ़ते हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियोलस गायब हो गई, क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसेशन, बस एक लाइन में लिखा है सर, पढ़ लिया, ठुल्लू। यू आर नॉट अंडर द टॉप 5% ऑफ द जनता। सुनिएगा सर,
अब जब यहां पे स्टार्टिंग होती है तो सर देखिएगा क्या होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल H1 histone इज यूज्ड, या काम में आएगी, पिक्चर में आएगी, लिंकर डीएनए पे अटैच होगी H1 हिस्टोन और आजू बाजू के न्यूक्लियोसोम को पास लेके आएगी। यस, H1 हिस्टोन इज यूज्ड या एंड अटैच with linker DNA, to condense या to bring nucleosome closer to each other. Nucleosomes close to each other, एक साथ लाने का काम करेगी। And my dear friends, 6 न्यूक्लियोसोम मिलके टुगेदर बनाते हैं, फॉर्म टुगेदर वन सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड बनाते हैं। मैं देख लेता हूं भाई एक बारी, मेरे हिसाब से सोलेनॉइड ही आता है। ठीक, हाँ सोलेनॉइड ही बनाएंगे। ओके यस, तो बेटा एक सोलेनॉइड बनेगा। अच्छा अब सुनिएगा सर, एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बीच में आगे रोक के बताता हूं। एक सोलेनॉइड का जो डायमीटर होता है दैट इज 30 नैनोमीटर। थोड़ा बैक में जाते, फ्लैश बैक में जाते सर। एक न्यूक्लियोसोम या बीड्स का जो डायमीटर है वो कितना, 10 नैनोमीटर है ना। और आसपास जब ये कंडेंस होंगे तो पास पास आ ही जाएगा, लिंकर डीएनए भी फोल्ड होगा ही होगा भाई, सीधी सी बात है। तो सर मैक्स 11 नैनोमीटर है। मैक्स कितना, 11 नैनोमीटर। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाली स्टेज में ये 10 नैनोमीटर है। जब ये कंडेंस होगा आपस में, सोलेनॉइड बनाएगा तब भी 10 नैनोमीटर रहेगा। देखिए सर ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियोसोम ईच 10 नैनोमीटर with 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए। सर कंडेंसेशन बताओ कितने टाइम हुआ है। सर आपने 2-3 किलोमीटर लंबा डीएनए, सॉरी 2-3 किलोमीटर लंबा थ्रेड जो था पतंग उड़ाने वाला, वो छोटी सी चरखी पे रख दिया, छोटी सी चरखी पे, कंडेंसेशन हो गया सर। सर 200 बेस पेयर लॉन्ग का मतलब होता है 200 बेस पेयर डीएनए का मतलब होता है सर 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए। भाई गलती हो तो बता दो। 200 बेस पेयर 200 इंटू 0.34, तो मेरे हिसाब से तो इतना ही आ रहा। सर ये 268 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए हैज बीन पैक्ड इनटू 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम। सर कितने फोल्ड कंडेंसेशन हो गया? सर 7 फोल्ड कंडेंसेशन हो गया कम से कम। 10 नैनोमीटर में तुमने 68 नैनोमीटर का डीएनए रख दिया, 68 नैनोमीटर डीएनए 10 नैनोमीटर, 2-3 किलोमीटर लंबा डीएनए, सॉरी थ्रेड पतंग उड़ाने का छोटी सी चरखी पे। तो सर दिस इज 6 to 7 टाइम्स कंडेंसेशन, 6 से 7 गुना कंडेंसेशन हो चुका है न्यूक्लियोसोम लेवल पर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यस देन गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अंडर टॉप 5%. If you are not getting my point,
रिवाइज कीजिए सर, आप जहां से भी पढ़ते हैं वहां के जो लेक्चर है उन्हें रिवाइज कीजिए। दिस सीरीज नॉट फॉर यू देन। अगर आप बिल्कुल ताजे ताजे शुतुरमुर्गी की तरह जागे कि यार चलो नीट आने वाला है और चलो यार यूट्यूब पे सर्च मारते हैं और कहीं कोई लेक्चर दिख जाए, अरे वाह पेन किलर सीरीज, हाँ 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 इसको देख लेते हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ठुल्लू हो तुम, ठीक, देन दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, दिस सीरीज इज नॉट फॉर टू गेन द पब्लिसिटी और टू गेन द व्यूज, दिस इज जस्ट फॉर जेन्युइन स्टूडेंट हु आर अंडर टॉप 5%। या ठीक, तो सर 6 to 7 टाइम का कंडेंसेशन हो गया भाई। अब मैं पूछता हूं सर यहां पे, सर यहां कितने टाइम का कंडेंसेशन हुआ यहां पे, सोचो सर 30 नैनोमीटर का डायमीटर है और 6 न्यूक्लियोसोम उसमें जुड़े हुए हैं। तो सर 6 न्यूक्लियोसोम सर वैसे भी 60 नैनोमीटर के होते और ये 30 नैनोमीटर में आ गए, यही कंडेंसेशन है। और सर बीच में नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगनी शुरू हो जाएंगी। 6 न्यूक्लियोसोम तो आपस में मिलकर सोलेनॉइड बना लिए, यहां तो H1 हिस्टोन से काम चल गया। ओके सर 6 न्यूक्लियोसोम roughly 60 nanometer, but condensed into 30 नैनोमीटर ओनली। सर वहां से लेके यहां तक टोटल देखो और कितने लेवल कंडेंसेशन हो चुका है, टोटल आप पाइएगा हेंस डीएनए कंडेंसेशन या पैक्ड 6 to 7 टाइम तो वहीं पे हो गया, तो 2 गुना और यहां पे हो गया। 60 नैनोमीटर का माल तुमने 30 नैनोमीटर में रख दिया, हो गया कि नहीं हो गया भाई, ठीक। तो सर यहां पर कंडेंसेशन हो चुका है नियर अबाउट 12 to 14 टाइम्स, 12 to 14 टाइम्स डीएनए का इतना कंडेंसेशन हो चुका। सर सोलेनॉइड के आगे नॉन हिस्टोन लगना शुरू हो जाएगा। यस, सोलेनॉइड बनाता है सुपर सोलेनॉइड, बियॉन्ड सोलेनॉइड या कंडेंसेशन बियॉन्ड सोलेनॉइड रिक्वायर नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कंडेंसेशन बियॉन्ड सोलेनॉइड लेवल requires non-histone proteins। और बेटा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसिन, दिस डेड, बहुत सी होती है ना। सुनिएगा सर, तो अब अगर मैं आगे की कहानी बताऊं तो बेटा सोलेनॉइड फॉर्म सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, और बेटा क्रोमेटिन फाइबर से बनता है क्रोमेटिड और क्रोमेटिड से बन जाता है क्रोमोसोम, फाइनली क्रोमोसोम। लेट मी डू वन थिंग, NHP, ओके, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमेटिड और क्रोमेटिड से फाइनली क्रोमोसोम्स। और अगर मैं इसको स्टार्टिंग से लिख दूं तो सर स्टार्टिंग से अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग से लिखूंगा तो सर ये आएगा इस तरह से, डीएनए, यहीं से लिखते हैं डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से सुपर सोलेनॉइड, देन क्रोमेटिन फाइबर, देन क्रोमेटिड, देन क्रोमोसोम। जनरली एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती है। अब सर बात सुनिएगा ध्यान से, ये जो क्रोमोसोम दिखते हैं, अब ये पूरी प्रोसेस कहां चल रही है, प्रोफेज में चल रही है, ये तुमको दिखते हैं लेट प्रोफेज, और सर न्यूक्लियोसोम तुमको दिख रहे होते हैं इंटरफेज।
क्योंकि न्यूक्लियोसोम तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज है ना। ये कौन सी स्टेज है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज। ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज है। इसको तो मैं बंद करता हूं इसके अंदर डब्बे के, क्योंकि ये जो है ना इस बिरादरी की अलग सी लाइन सिद्ध हो रही है। इंटरफेज में तुमको न्यूक्लियोसोम दिखेंगे। न्यूक्लियोसोम किस फॉर्म में दिखेंगे सर? न्यूक्लियोसोम दिखेंगे तुमको बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज में। ये तो तुमको नॉन डिवाइडिंग सेल में भी दिख जाए। तो सर यहां से लेके बेसिकली सोलेनॉइड से शुरू करके यहां से, लेट मी डू वन थिंग, तुम आओ न्यूक्लियोसोम, हाँ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम को यहां रखते हैं यार, न्यूक्लियोसोम को रखते हैं यहां पर, बस दिस, एंड जस्ट डूइंग सम फॉर्मेटिंग, डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम से ये, सर दिस इज 4 न्यूक्लियोसोम। ठीक सर, सोलेनॉइड से शुरू करके क्रोमेटिड तक, इवन पूरा ये जो दिख रहा तुमको, ये सब कुछ चलता है कहां पर सर? ये सब कुछ चलता है प्रोफेज के अंदर, सब प्रोफेज के अंदर चलता है। एवरीथिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज। यहां से शुरू करके, कहां से? यहां से सोलेनॉइड से शुरू करके ये पूरा कहां चलेगा? प्रोफेज में चलेगा। और ये लेट प्रोफेज या मतलब मेटाफेज में जाके फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम बन जाते हैं। सभी को पता है, जिसे नहीं पता वो ठुल्लू है। मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम मेटाफेज। सबसे ज्यादा कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो दिखेंगे वो मेटाफेज में दिखेंगे। बेटा इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम की जो पैकेजिंग है वो बस बंद हो चुकी है, अब और क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होगा। ओके, अब ये थोड़ा सा मैं तुमको दिखाता हूं इसका। सर देखो, ये सोलेनॉइड बन गया, ये सुपर सोलेनॉइड बन जाएगा, ये क्रोमेटिन फाइबर, फिर क्रोमेटिड, फिर क्रोमोसोम। फाइनली एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आती हैं, जो कि आप जानते ही हैं, समथिंग लाइक दिस। और ये क्रोमोसोम जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ओके, कुछ इस तरह से, तो बेटा ये जहां से जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, इनके किनारों को टीलोमियर कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम है फाइनली, ये वाला, जिसमें कि 2 क्रोमेटिड हैं, 4 आर्म हैं, 4 टीलोमियर हैं और एक बीच में सेंट्रोमियर है। वो अलग चीज है वो बेसिकली। देखिएगा सर, अब जो मैंने आपको सिखाया, आप इसमें पहले देखिए, इस वाले डायग्राम में आप देखिए, देखो बहुत ही शानदार डायग्राम है। डेटा हमको रटने की जरूरत नहीं है, मतलब कहां कितने नैनोमीटर को जाता है। देखो ये है सर डबल डीएनए हेलिक्स। ओके, दिस इज डबल डीएनए हेलिक्स। ये नेकेड पड़ा हुआ है। डीएनए कभी आपको सेल में ऐसे फ्री नहीं मिलेगा, है ना सर? वो मिल ही नहीं सकता कि सर वो हम सेल देखे थे माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लगा के, हमको ऐसे डबल हेलिक्स वाला डीएनए नहीं मिला। बोलो मिलेगा ही नहीं। राजा है भाई, वो बॉस है वो। अगर बायोलॉजी की भाषा में पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो डीएनए भगवान है। तो उसके चारों तरफ नौकर चाकर रहेंगे। तो देखिएगा सर, डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक, एट द सिंपलेस्ट लेवल इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्या करेगा? हिस्टोन के चारों तरफ लिपटेगा और क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम बनाएगा। अच्छा, न्यूक्लियोसोम, अगर मैं वापस थोड़ा पीछे जाऊं, क्योंकि बीच में एक चीज याद आ गई, ये हमने क्रोमेटिन बोला था, क्रोमेटिन। तो सर क्रोमेटिन की यूनिट क्या है? क्रोमेटिन की यूनिट न्यूक्लियोसोम ही क्रोमेटिन की यूनिट है। क्योंकि जब डीएनए और हिस्टोन पहली बार मिलते हैं
तो सर उससे क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। तो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। और सर मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। सर न्यूक्लियोसोम से शुरू करके, यहां से शुरू करके यहां तक, these all are the chromatin. Nucleosome is the simplest unit of chromatin, repeating unit of chromatin, and chromosome are the highest, most condensed state of chromatin. Nucleosome, simplest form of chromatin, or you can say nucleosome is repeating unit of a structure, nucleoprotein structure called as chromatin. ओके या इसके बाद होते होते क्रोमोजोम्स मोस्ट कंडेंस्ड स्टेट, क्या बोल रहे हैं सर, मोस्ट कंडेंस्ड स्टेट ऑफ क्रोमेटिन, मोस्ट कंडेंस्ड स्टेट ऑफ क्रोमेटिन, ए मेटाफेजिक क्रोमोसोम, क्रोमेटिन बियॉन्ड सोलेनॉइड इज ऑलवेज, बेसिकली अगर मैं ये लिखूं ना, बियॉन्ड न्यूक्लियोसोम, दैट विल बी मोर करेक्ट, इंक्लूडिंग सोलेनॉइड। Chromatin beyond nucleosome is always a heterochromatin, अर्थात क्रोमेटिन की वो स्टेज जो सुपर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, मतलब क्रोमेटिन फाइबर बन चुकी हैं, वो सब की सब हेट्रोक्रोमेटिन है, क्योंकि उस स्थिति में कभी भी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि सर वो बिजी चल रहे हैं। सर याद कीजिए, अगर आपको याद हो सेल साइकिल प्रोफेज में, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोफेज में क्या प्रोटीन बनती है, नो। क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, नो। क्या डीएनए रेप्लिकेशन होता है, नो। तो होगी ना हेट्रोक्रोमेटिन। सिर्फ न्यूक्लियोसोम लेवल तक ही यूक्रोमेटिन पाई जा सकती है। ओके यस। तो सर देखिए, अब आते हैं वापस इस पे। हाँ, तो ये मैंने बता दिया। तो देखो बेटा, ये जो दिख रहा है आपको यहां से, कहां से, यहां से, यहां से न्यूक्लियोसोम से शुरू करके और ये लास्ट क्रोमोसोम तक, ये सब क्रोमेटिन की वेरियस स्टेज हैं। ये सब सब क्या है, क्रोमेटिन की वेरियस स्टेज हैं। ये न्यूक्लियोसोम से शुरू करके, है ना, फिर ये कॉयल, सुपर कॉयल, और ये क्रोमोसोम जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये सब का सब क्रोमेटिन की ही स्टेज हैं। ये क्रोमेटिन नहीं है, ये डीएनए है। अब देखो, आप ये हिस्टोन बना और ये न्यूक्लियोसोम बन गया, है ना बेटा। तो देखो, यहां से लेके यहां तक ये सब प्रोफेज में चलता है। मैं अगर मोर कॉमन नीचे अगर लिखूं, यहां से ये जो कॉयल बने हैं बेटा, कॉयल से शुरू करके सुपर कॉयल, और सुपर कॉयल से ये क्रोमोसोम तक, ये सब का सब कहां चलता है, प्रोफेज में चलता है। ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम कहां दिखता है, मेटाफेज में दिखता है। तो देखो होता क्या है, देखो ये जैसे बड़ा शानदार डायग्राम मुझे लगता है, ये हिस्टोन है, ये डीएनए उसके चारों तरफ लिपटा, हिस्टोन कोर बन गया। ये क्या बन गया, हिस्टोन कोर। ये देखो, ये हिस्टोन कोर है। एक हिस्टोन कोर ये है, एक हिस्टोन कोर ये है, ये है लिंकर डीएनए। एक हिस्टोन कोर ये है, एक हिस्टोन कोर ये है, बीच में है लिंकर डीएनए। तो सर इतने को, कितने को, इतने को आप एक न्यूक्लियोसोम कह दोगे। मैं वापस से बताऊं तो, इतने को आप एक न्यूक्लियोसोम कह दोगे, मतलब एक पूरा
हिस्टोन ऑक्टामर प्लस रैप्ड डीएनए प्लस किसी एक साइड का पूरा लिंकर डीएनए आप ले लो तो उसे आप न्यूक्लियोसोम कह दोगे। आप सर ऐसे बोलो सर आधा इधर का आधा इधर का ले लें, वो भी ठीक है, बात तो बराबर ही है ना सर। हाँ। तो सर देखो ये न्यूक्लियोसोम बन गया। अब न्यूक्लियोसोम देखो अब ये आपस में लूप बना रहा है। ये लूप जो बन रहा है बेटा ये सोलेनॉइड जिसको मैंने लिखा, अब ये लूप बन गया एक। अब ये लूप देखो, ये लूप फिर अपने ऊपर लूप बना रहा है। तो सर जब ये लूप बन रहा है तो यहां पर प्रोटीन काम आती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कंडेंसिन, कंडेंसिन 1, कंडेंसिन 2। अभी देखो एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको, ये सुपर कॉइल बन गया। अब ये क्रोमोसोम को अगर तुम उधेड़ोगे, इसे उधेड़ना शुरू करोगे, जैसे स्वेटर अगर उधेड़ना शुरू करे, अब तो खैर ऐसे स्वेटर आते नहीं जो हाथ से बुने जाते थे, है ना सर। तो अगर रिवर्स में लेके चलूं तो क्रोमोसोम मेटाफेज में ही दिखेगा सिर्फ और सिर्फ, है ना। ये आपको पता ही है काइनेटोकोर वगैरह होते हैं, इसको अभी हम नहीं ले रहे। उधेड़ा तो सर सबसे पहले आपको मिलेगी क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिड। जैसे अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो सर एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है, ये दो क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड से क्रोमेटिन थ्रेड से सुपर कॉइल यानी कि सुपर सोलेनॉइड, फिर कॉइल यानी कि सोलेनॉइड, फिर न्यूक्लियोसोम, ऐसे चलेगा। ठीक। अब सर ये वाला डायग्राम देखो, दिस वन, दिस इज माय फेवरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फुल्ली अंडरस्टैंड दी योर मैकेनिज्म। इसकी मैं बनाता हूं कॉपी, एक आपके लिए एक मेरे लिए, सो सैड। ठीक, देखो सर आ जाओ। अच्छा दिस वन सर देखो, इट इज द सिंपलेस्ट लेवल। मेरे को किसमें चित्रकारी करनी है, मेरे को चित्रकारी करनी है सर इस वाले में। ठीक, तो इस पे से मैं फिलहाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हटा देता हूं। देखो सर यहां से देखो, हर एक जो डीएनए है सिंपलेस्ट डीएनए ये हो गया, हेलिकल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, आगे आप देखो हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन 8 हिस्टोन। ठीक, ऑक्टामर डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब जब ये न्यूक्लियोसोम पास पास आएंगे, ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विच डीएनए रैप्स 1.65 टाइम। मतलब जैसे मैंने बोला भी था कुछ किताबों में 1.65 टाइम भी दिया रहता है, 1:3/4 भी दिया रहता है, 1.67 टाइम भी दिया रहता है। तो उस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अपनी औकात के बाहर की बात है। ये मैं ओलंपियाड वगैरह में पढ़ाता हूं। ठीक, दीज ऑल जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये सब हम ओलंपियाड्स की क्लास में लेते हैं। चलिए सर अब देखो, अब हिस्टोन H1 हिस्टोन काम में आ रहा है। कहां पे काम में आ रहा है? H1 हिस्टोन। अब H1 हिस्टोन इसको आपस में लेके आएगा। न्यूक्लियोसोम बीड फॉर्म बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज, ये देख सकते हो आप 11 नैनोमीटर, है ना। अब ये देखो न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस ए 30 नैनोमीटर फाइबर, और 30 नैनोमीटर ये नंबर दिए हुए हैं। 30 नैनोमीटर फाइबर कौन है? आपका सोलेनॉइड। अब ये 30 नैनोमीटर फाइबर अपने ऊपर और कॉइल होंगे, है ना। तो बेटा ये 300 नैनोमीटर का सुपर कॉइल बन जाएगा। फिर ये ऐसी 300 नैनोमीटर का फाइबर बन जाएगा, मतलब ये जो चौड़ाई आपको दिख रही है। फिर उसके बाद ये होते होते फाइनली ये क्रोमोसोम बन जाता है। तो इसमें है हमारी कहानी कि कैसे डीएनए की पैकेजिंग चलती है। ओके, यस। नाउ जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि डीएनए, ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल हमने बताया, तो 30 नैनो। अब अगर आप कोई चाहे तो याद रख सकता है भाई, सबसे पहले ये 30 नैनोमीटर का सोलेनॉइड आया, फिर सुपर सोलेनॉइड आया, 300 नैनोमीटर का डायमीटर। अब यहां पर ये वाइड है, अब इसके ज्यादा चक्कर में आपको नहीं पड़ना है ना। फिर ये टाइट होता जा रहा है, इधर देखो लेंथ मतलब डायमीटर देखो तो 700 नैनोमीटर ऐसे, और दो लूप जो चल रहे हैं वो 250 नैनोमीटर वाइड के। इस चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, मैं सजेस्ट करता हूं। फिर उसके बाद फाइनली आप देख सकते हो कि जो डायमीटर आएगा डीएनए का, वो सॉरी क्रोमोसोम का, वो 1400 नैनोमीटर आएगा। टाइट कॉइलिंग ऑफ द 250 नैनोमीटर फाइबर प्रोड्यूस द क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। एक क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर की आएगी। ओके, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। तो दिस इज द कंडेंसेशन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम चीज ये मैं यहां पर समझाता हूं। देखो भाई, देखो प्रोफेज में ये देखो, ये प्रोफेज का है, ये मेटाफेज का है,
ये मतलब ये सब प्रोफेज का और ये मेटाफेज में बन गया है। ये सेम चीज दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा। कंडेंसेशन, सर ये जो 10 नैनोमीटर का फाइबर था डीएनए का, जो न्यूक्लियोसोम था, न्यूक्लियोसोम 6 न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना रहे थे, सोलेनॉइड बना रहे थे, H1 हिस्टोन मिलके बना रहे थे। साथ में सर ये कंडेंसिन 2 नाम का नॉन हिस्टोन प्रोटीन उसको हेल्प करता है ना। ये प्रोफेज है, प्रोमेटाफेज है और फाइनली मेटाफेज है। तो इनको मैं यहां पर भी लिख देता हूं, लास्ट के 2 मेटाफेज, ये दोनों बेटा मेटाफेज फेज के हैं और ये प्रोफेज का है, और बीच वाले जो 3 हैं 1 2 एंड 3, सॉरी 2 3 एंड 4, ये तीनों प्रोमेटाफेज के हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि ये सब कहां चलता है। अब इसमें भी मैं प्रोमेटाफेज, देखो सर, तो सबसे पहले यहां पर कंडेंसिन 2 एक स्कैफोल्ड, मतलब ढांचे को स्कैफोल्ड कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये, दिस इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके चारों तरफ देखो ये लूप बन रहा है, ये लूप खुद में कैसा लूप है सर, ये 10 नैनोमीटर फाइबर बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला लूप है। ये आप देख सकते हो यहां पर, लूप ऑफ बीट्स ऑन स्ट्रिंग, लूप ऑफ बीट ऑन स्ट्रिंग। तो सर यहां पर ये जो कंडेंसिन 2 है, कंडेंसिन 2 के सेंटर में कंडेंसिन 1 रहती है, रॉड के अंदर एक और रॉड है, ज्यादा चिंता नहीं करिएगा, ठीक है ना भी, अगर सर के ऊपर से निकले तो ये बेसिकली कंडेंसिन 1 ऐसे घूमती है और स्प्रिंग जैसे चूड़ी कसते ना, ऐसे, और ये ऐसे कंडेंस होता चला जाता है, ये साथ में ऐसे भी कंडेंस होता चला जाता है और फाइनली रेप्लिकेटेड 1400 नैनोमीटर का आपका क्रोमोसोम बन के रेडी। तो कंडेंसिन 1 ये भी क्या है सर, दिस इज ऑल्सो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, इसके बारे में ये डिटेल लिखी है, रीड इफ यू विश, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, टॉप 5% में आना चाहते तो पढ़िए, है ना। देखो भाई यहां पर दिया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि सर एक तो कंडेंसिन 2 एंड कंडेंसिन 1, ये दो प्रोटीन है, कंडेंसिन 2 एंड कंडेंसिन 1 प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स, ठीक है। तो जो ये रॉड है इसके सेंटर में कंडेंसिन 1 है, ठीक है सर, जो कि इस काम में हेल्प करती है। कंडेंसिन 2 प्रोटीन बाइंड टू द 10 नैनोमीटर फाइबर, डीएनए का लूप बन जाता है। कंडेंसिन 2 प्रोटीन फॉर्म ए सेंट्रल स्कैफोल्ड फॉर्म विच द लूप एक्सटेंड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है बेटा एक कॉम्प्लेक्स, सिंपल। व्हेन प्रोमेटाफेज बिगन, जब प्रोमेटाफेज बिगन होती है तब कंडेंसिन 1 आती है, जो कि ये ग्रीन कलर की है ना, देखो ये रेड कलर की रेड थी, ये रेड कलर की, उसके चारों तरफ ये ग्रीन कलर की आ रही है। बाइंड टू अ डीएनए आउटसाइड द सेंट्रल स्कैफोल्ड। अगर मैं पहले बीच बोल दिया हूंगा तो मिस्टेक हुआ होगा, है ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, ये रेड वाली है और ये किसके सेंटर में, कंडेंसिन 1 के सेंटर में, साफ साफ दिख रहा है, बाहर ग्रीन है और अंदर सेंटर में रेड है ना। तो सर देखिए यहां पर कंडेंसिन 1 आ गई है ग्रीन कलर वाली, अब ये स्पाइरल का काम करेगी, ठीक है ना। बाइंड टू द डीएनए आउटसाइड द सेंट्रल स्कैफोल्ड मेकिंग ए स्मॉलर लूप, छोटे छोटे लूप ये ऐसे बनाया हुआ है, एरो बनाई हुई है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर की आ जाती है। ओके, तो चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, आउट ऑफ द लार्जर लूप जनरेटेड बाय कंडेंसिन 2, कंडेंसिन 2 ने ये बड़े बड़े लूप बनाए थे, है ना भाई। प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होती जाती है जब तक कि वो ऐसे स्प्रिंग की तरह कंडेंस ना हो जाए, तो पूरा डीएनए कंडेंस हो जाता है, फाइनली ऐसा क्रोमोसोम बन जाता है। मेटाफेज पे क्रोमोसोम जो है वो सबसे ज्यादा डेंस होता है। ओके दोस्त, चलिए भाई, ये बेटा प्रोफेज के बारे में लिखा हुआ है,
प्रोफेज आप पढ़ते ही हैं, पहले से ही पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हम नहीं लेंगे फिलहाल। ओके, हालांकि यहां पर भी सेम वही लिखा है जो डायग्राम में था कंडेंसिन 2 के बारे में। और ये प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज जब शुरू होता है तो कंडेंसिन 1 आती है, और मेटाफेज में तो सब कुछ बन ही जाता है। ओके दोस्त, चलिए ये जो स्कैफोल्ड होता है, देखो अगर आप सारे मतलब एसिड बेस का यूज करके, है ना दोस्त, सॉल्ट वगैरह का यूज करके आप डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन हटा देते, जो एक कंकाल जैसा बनेगा उसे स्कैफोल्ड कहते हैं। क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड प्रोटीन आर रिवील्ड व्हेन क्रोमेटिन इज ट्रीटेड विद ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि हिस्टोन को हटा देगा और दूसरी प्रोटीन को हटा देगा, तो एक स्कैफोल्ड आ जाएगा, मतलब एक ढांचा आ जाएगा जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटता है क्रोमोसोम बनाने के लिए। जैसे रेडियल स्पोक्स होते हैं अम्ब्रेला में, स्पोक के चारों तरफ छतरी बनाने को कपड़ा लपेटा जाता है, सेम वैसे। ठीक है ना भाई? हाँ, चलिए तो बेटा ये हो गया हमारा। और एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। जैसे भाई ये हमारा है लिंकर डीएनए, ठीक, बीट्स ऑन स्ट्रिंग व्यू ऑफ क्रोमेटिन। अगर आप न्यूक्लियेज एंजाइम डालोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, न्यूक्लियेज एंजाइम डालोगे तो देखो वो बीच में से निकालेगा लिंकर डीएनए, तो जो बचे ना वो न्यूक्लियोसोम बचेगा। तो इसने क्या, दोनों तरफ का आधा आधा ले लिया। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं अब तक बोल रहा था बिटवीन द बीड। तो बीड के इस तरफ का आधा डीएनए, आधा लिंकर डीएनए, और बीड के इस तरफ का भी आधा लिंकर डीएनए, चाहे तो तुम ऐसे ले लो, वो एक न्यूक्लियोसोम कहलाएगा, या एक बीड के एक तरफ का पूरा न्यूक्लियस। अगर आप और न्यूक्लियस डालते हो तो क्या होगा सर, और न्यूक्लियस डालने पर फिर साइड से और कटिंग हो जाएगी, तो बिल्कुल जो बचेगा बस वो बचेगा न्यूक्लियोसोम बीड। ओके, न्यूक्लियोसोम कोर ओनली। ठीक है, ये बेटा ये न्यूक्लियोसोम, और ये 30 नैनोमीटर फाइबर का फाइबर सोलिनॉइड जिसको कहते हैं। लेक्चर सर 2-2 बार रिवाइज कीजिएगा, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। अब क्रोमेटिन जो हमने पढ़ा, क्रोमेटिन को 2 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं, मतलब 2 पार्ट जो बताए जाते हैं ना, जैसे यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो भाई देखो यू क्रोमेटिन कौन है, जो टेक्स लाइट कलर, है ना, स्टेनिंग के टाइम पर लाइट कलर लेता है, ये डार्क कलर लेता है। और सर सीधी सी बात यह है, ये लूजली पैक्ड होता है और ये थोड़ा डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, और मैं उल्टा लिख गया, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुल। सर जैसा कि मैंने बोला, यूक्रोमेटिन आपको सिर्फ और सिर्फ बीट्स ऑन स्ट्रिंग तक मिलेगा। या देखो सर, यूक्रोमेटिन रीजन मैं पहले समझा देता हूं। जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो बेटा बीट्स ऑन स्ट्रिंग पर मतलब डीएनए पर फिक्स्ड होता है कि ये वाला हिस्सा क्रोमोसोम के टीलोमियर बनाएगा। जैसे मान लो ये डीएनए है ना, ये डीएनए है, इस पर फिक्स है, क्या फिक्स है सर, इस पर ये फिक्स है, मतलब इस पे जीन्स होते हैं। भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सेंट्रोमियर वाले जीन्स होते हैं, सेंट्रोमियर जहां बनता है ना, तो सेंट्रोमियर वाले जीन होते हैं। टीलोमियर तो चलो एंड है क्रोमोसोम के, जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जीन होता है जैसे, तो ऐसी सेंट्रोमियर का जीन होता है। तो जहां सेंट्रोमियर का जीन होता है, जहां काइनेटोकोर चिपकता है, सर वो हिस्सा हेट्रोक्रोमेटिन होता है, हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है ना? हाँ, तो जैसे मान के चलो यहां पर ये
सेंट्रोमियर का जीन है। तो सर ये जब डीएनए डबल होगा, ये वाला जब डीएनए डबल होगा, आप बात समझिएगा सर, जब G1 स्टेज से G2 में जाएगा तो सर ये वाला डीएनए डबल होगा, है ना, ये वाला हिस्सा। तो इस हिस्से पर डीएनए डबल होके जब चिपकेगा, है ना, कुछ इस तरह से, राइट। और जब ये कंडेंस होगा तो ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, सेंट्रोमियर बनेगा। जब ये कंडेंस होगा तो ये वाला हिस्सा सेंट्रोमियर बनेगा। अब जब सेंट्रोमियर बनेगा तो ठीक है, बन गया सर, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो कौन सी बड़ी बात है सर? बड़ी बात ये है कि सेंट्रोमियर वाला हिस्सा हमेशा ही हेट्रोक्रोमेटिन बनता है या हेट्रोक्रोमेटिन होता है। ये बन गया सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम कैसा बना? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा बना? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब आप इसको चाहो तो भाई अपनी इच्छा के लिए और कंडेंस कर लो ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे और कंडेंस कर लो। तो ये बना ये। तो सेंट्रोमेरिक हिस्सा और टीलोमेरिक हिस्सा क्रोमोसोम के एंड्स हमेशा ही हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, चाहे आप उन्हें क्रोमोसोम में देखो या बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज देखो, हमेशा। ओके, यस। तो बेटा ये बनाता है फॉर्म सेंट्रोमियर कॉमा टीलोमियर पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। ओके, एंड दिस फॉर्म इनके अलावा जो बचेगा, जो बॉडी बनेगी, है ना, मेन दिस फॉर्म जो इसके अलावा बचा उसको कैसे लिखें? मेन आर्म या आर्म ऑब्लिक बॉडी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। और सर जैसा कि मैंने बताया कि जब बीट्स ऑन स्ट्रिंग चल रही होती है, उसके बाद जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, तो सब तो पूरा ही क्रोमोसोम क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन बन गया है। तो बेसिकली क्रोमेटिन है या हेट्रोक्रोमेटिन है, ये डिसाइड करने के लिए आपको न्यूक्लियोसोम बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाली स्टेज देखनी चाहिए। उस समय जो अभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है, समझ जाइएगा वो शुद्ध तरीके का हेट्रोक्रोमेटिन है, और शायद वो सेंट्रोमियर या फिर टीलोमियर जैसी स्थिति स्ट्रक्चर बनाएगा। और जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाली स्टेज में क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब वो हमारा यूक्रोमेटिन है ना। तो मैं इसमें जोड़ देना चाहूंगा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव वाले में टिल बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज। टिल बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज, और दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव ऑलवेज, चाहे बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज हो या ना हो। दिस इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव या इट मे एक्टिव टिल बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज। उसके बाद तो देखो किसी ने नहीं रहना है भाई, है ना, उसके बाद तो सभी हेट्रोक्रोमेटिन हो जाएंगे। बियॉन्ड बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज, ओके, all stages of chromatin are is oblique are heterochromatin, heterochromatin। ओके, सो बेसिकली अब एक चीज आपके मन में सर आनी चाहिए कि सर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्रोमेटिन ऐसा है
जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज में जब ट्रांसक्रिप्शन हो सकता था तब भी उसने नहीं किया, बोला यस, उसे हम कहते हैं कमबख्त हेट्रोक्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ऑलवेज हेट्रोक्रोमेटिन, और जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ओके यस, सो यूक्रोमेटिन इज बेसिकली फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ओके सर, चलिए सर, सो दिस इज फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। सर लेक्चर को 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, रिवाइज लेक्चर ट्वाइस। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बी हैप्पी, ये तो खैर मैं लिखता ही हूं, रीड, रिवाइज एंड लर्न। ओके दोस्तों, चलिए भाई, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। खुश रहने से सर वो वाले सेरोटोनिन डोपामिन वाले केमिकल बनते हैं जो सर उन जीन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एक्टिवेटर होते हैं, जो जीन आपको अगर एक्टिव हो जाए, आपके ऑन हो जाए, तो आपको खतरनाक बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी।